हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मधुमक्खी व दीमक के अंदर सामाजिक संगठन, जिसके अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन। और लास्ट क्लास में जो मधुमक्खियों की कौन कौन सी प्रजाति विश्व में पाई जाती हैं इनके बारे में पढ़ा था, और कैसे मधुमक्खियों की कॉलोनी का निर्माण है वह होता है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ही अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक आता है भोजन एकत्रित करना, यानी मधुमक्खियां हैं वो अपना भोजन कैसे एकत्रित करते हैं। देखिए, जो छत्ते के अंदर जो मधुमक्खियां पाई जाती हैं उनमें जो भोजन एकत्रित करने का या शहद एकत्रित करने का कार्य है वो श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। यानी भोजन एकत्रित करने का जो कार्य है ये श्रमिक मधुमक्खी छत्ते के अंदर करती हैं। इन छत्ते में जो शहद एकत्रित करने का कार्य या भोजन एकत्रित करने का कार्य है वो श्रमिक करती हैं। श्रमिक हजारों पुष्पों से मकरंद चूसती हैं। श्रमिक हैं ये श्रमिक हजारों पुष्पों से मकरंद चूसती हैं। ठीक है, अब मकरंद यदि अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, यदि यह मकरंद अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और वहां पर यदि पुष्पों की संख्या अधिक होती है, श्रमिक क्या करते हैं हजारों पुष्पों से मकरंद चूसते हैं और वहां जिस स्थान पर ये मकरंद चूसते हैं वहां पर मकरंद की जो गुणवत्ता अच्छी होती है तथा वहां पर पुष्पों की संख्या अत्यधिक होती है, तो श्रमिक वहां से मकरंद की कुछ मात्रा लेकर के छत्ते में पहुंचते हैं। इन श्रमिक है ये मकरंद की कुछ मात्रा लेकर के छत्ते में पहुंचते हैं। अब ये जैसे ही मकरंद की कुछ मात्रा छत्ते के अंदर लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर उपस्थित जो अन्य श्रमिक होते हैं ये इस श्रमिक की अपनी श्रृंगिका की सहायता से उसके उदर को थपथपाते हैं। अन्य जो श्रमिक हैं ये अपनी श्रृंगिका के सहायता से जो श्रमिक मकरंद लेकर के आता है उसकी उदर को थपथपाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ये जो श्रमिक है यानी जो मकरंद लेकर के आया है ये श्रमिक कुछ मात्रा में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी श्रमिकों को कुछ मात्रा में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो मकरंद है वो चखने के लिए देता है। अन्य श्रमिकों को जो मकरंद लाने वाला जो श्रमिक होता है वो मकरंद की थोड़ी थोड़ी मात्रा सभी श्रमिकों को चखने के लिए उनको देता है। अब क्या करते हैं, जैसे ही ये अन्य श्रमिक मकरंद की मात्रा को चखते हैं, अब अन्य श्रमिक भी वहां पर जाकर के यानी जहां से ये श्रमिक मकरंद लेकर के आया है वहां पर जाकर के भोजन एकत्रित करने का कार्य करते हैं। अन्य श्रमिक भी वहां पर जाकर के भोजन एकत्रित या मकरंद एकत्रित या शहद एकत्रित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो श्रमिक हैं ये श्रमिक मकरंद को पुष्पों की सहायता से चूसते हैं। पुष्पों से जो श्रमिक है श्रमिक पुष्पों से मकरंद को चूसते हैं, लेकिन श्रमिक की आहार नाल श्रमिक जो मधुमक्खी है ये अपनी आहार नाल श्रमिक मधुमक्खी अपनी आहार नाल श्रमिक मधुमक्खी है ये अपनी आहार नाल के क्रोप क्षेत्र या क्रोप भाग में मकरंद को एकत्रित करते हैं। वहां से यानी कि पुष्पों से जैसे ही मकरंद चूसते हैं उसे ये आहार नाल के क्रोप भाग में एकत्रित करते हैं। वहां से मकरंद को लाकर के ये छत्ते के अंदर छत्ते में उपस्थित जो शहद कक्ष होता है इस शहद कक्ष के अंदर उस मकरंद या शहद को उंडेल दिया जाता है। मकरंद या शहद को उंडेल दिया जाता है। उसके पश्चात ठीक है, जैसे ही ये
अपने क्रोप भाग से शहद कक्ष में शहद या मकरंद को उंडेल देते हैं। उसके पश्चात ये अपनी पंखों की सहायता से उस शहद पर हवा करते हैं तथा उसमें उपस्थित जो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको वाष्पित करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि श्रमिक अपने पंखों की सहायता से हवा करके ये शहद में उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा को वाष्पित करने का कार्य करते हैं, जिससे शहद गाढ़ा हो जाता है। उसके पश्चात मोम की सहायता से शहद कक्ष को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रमिकों के द्वारा छत्ते के अंदर भोजन एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। एक बार दोबारा देखना, भोजन एकत्रित करने का कार्य मुख्यतः श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। श्रमिक हजारों पुष्पों से मकरंद चूसते हैं और वहां का जो मकरंद है, जिस स्थान पर उसे लगता है कि यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाला मकरंद है और पुष्पों की संख्या है वो भी अत्यधिक है, वहां से ये मकरंद की कुछ मात्रा लेकर के छत्ते पर पहुंचते हैं। अब छत्ते में पर उपस्थित जो अन्य श्रमिक हैं, मकरंद लाने वाले श्रमिक के उदर को अपनी श्रृंगिका की सहायता से थपथपाते हैं। उसके पश्चात ये जो श्रमिक यानी जो मकरंद लेकर के आया है, ये अन्य श्रमिकों को मकरंद की कुछ मात्रा चखने के लिए देता है। उसके पश्चात जो अन्य श्रमिक है वहां पर जाकर के या उस स्थान पर पहुंच करके मकरंद या शहद को एकत्रित करने का कार्य, भोजन को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। सामान्यतः श्रमिकों के आहारनाल के क्रोप भाग में भोजन एकत्रित या शहद या मकरंद एकत्रित किया जाता है। श्रमिक है ये अपनी आहारनाल के क्रोप भाग में शहद या मकरंद को एकत्रित करते हैं। ठीक है, अब वहां से यानी कि जहां से ये मकरंद लेकर के आते हैं, क्रोप भाग आहारनाल की क्रोप भाग में एकत्रित करके लेकर आते हैं और छत्ते पर पहुंच करके शहद कक्ष, छत्ते में उपस्थित जो शहद कक्ष है, इन शहद कक्ष में शहद को उंडेल दिया जाता है। उसके पश्चात श्रमिक हैं ये अपनी पंखों की सहायता से हवा करके शहद में उपस्थित जल को वाष्पित कर देते हैं, जिससे शहद गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद मोम की सहायता से शहद कक्ष को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है छत्ते का निर्माण। छत्ते का निर्माण, देखिए नए छत्ते का निर्माण कैसे होता है। कई बार छत्तों के अंदर मधुमक्खियों की जो संख्या है वो काफी अधिक हो जाती है, तो किसी छत्ते में अगर मधुमक्खी की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो उस छत्ते में उपस्थित जो रानी मधुमक्खी है, उस छत्ते में उपस्थित जो रानी मधुमक्खी है, ये अपने साथ कुछ नर व श्रमिक को लेकर एक उड़ान भरती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं उस छत्ते से रानी कुछ नर व श्रमिक के साथ उस छत्ते को छोड़ देती है। उस छत्ते को रानी है वो नर व श्रमिकों के साथ छोड़ देती है। ठीक है, सभी श्रमिक नहीं जाते हैं, कुछ श्रमिक जाते हैं और कुछ ही नर जाते हैं, बाकी के उस छत्ते के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अब ये जो रानी है नर व श्रमिक के साथ जो उड़ान भरती है उसको कामद उड़ान या फिर वृंदन कहा जाता है। ठीक है, तो छत्ते को रानी नर व श्रमिक के साथ छोड़ती है उसे कामद उड़ान या वृंदन कहा जाता है। इस कामद उड़ान के अंदर जो रानी मधुमक्खी है ये 4 से 7 नरों के साथ, 4 से 7 नर के साथ या नर मधुमक्खी के साथ मैथुन की क्रिया करती है। ठीक है, कामद उड़ान के दौरान जो रानी मधुमक्खी है ये 4 से 7 नर मधुमक्खी के साथ मैथुन की क्रिया करती है।
अब 4 से 7 बार जब रानी मधुमक्खी नर से मैथुन की क्रिया करती है तो इस रानी मधुमक्खी की जो शुक्र ग्राहिका है, इस रानी मधुमक्खी की जो शुक्र ग्राहिका है ये शुक्राणुओं से भर जाती है, शुक्राणुओं से भर जाती है। तो इसी समय के दौरान, यानी जब रानी के द्वारा मैथुन की क्रिया की जाती है, इसी समय के दौरान जो श्रमिक हैं, ये श्रमिक पूर्व चिन्हित, पूर्व में जो चिन्हित, पूर्व में चिन्हित जो स्थान होते हैं वहां पर ये नए छत्ते का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए छत्ते का इनके द्वारा निर्माण किया जाता है, नए छत्ते का निर्माण ये करते हैं। अब इस छत्ते के अंदर, ये जो नया छत्ता जो निर्मित श्रमिक कर रहे हैं, इस छत्ते के अंदर मैथुन की क्रिया करने के पश्चात जो रानी मधुमक्खी है इस छत्ते में अंडे देती है, इस छत्ते में अंडे देती है। और रानी मधुमक्खी है ये छत्ते छोड़ने के दौरान, जो रानी मधुमक्खी है ये छत्ते को जब छोड़ती है तो उस छत्ते के अंदर नई रानी का, उस छत्ते के अंदर नई रानी का विकास हो चुका होता है। जो रानी छत्ते में सबसे पहले निर्मित होती है, यानी जो नई रानी छत्ते में सबसे पहले निर्मित होती है वो अन्य रानी को डंक मार करके उन्हें नष्ट कर देती है या उन्हें छत्ते से बाहर भगा देती है। यानी जो रानी छत्ते में सबसे पहले निर्मित होती है वो अन्य रानियों को डंक मार करके या तो उन्हें मार देती है या उन्हें छत्ते से बाहर निकाल देती है। उसके पश्चात जो रानी मधुमक्खी है, इस रानी मधुमक्खी के द्वारा एक विशेष प्रकार के फिरोमोन्स, विशेष प्रकार के फिरोमोन्स का स्राव किया जाता है और ये जो फिरोमोन्स है इसकी सहायता से ये इस छत्ते पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्ते का निर्माण होता है। देखिए दोबारा देखना, जब किसी छत्ते के अंदर मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस समय रानी उस छत्ते से कुछ नर व श्रमिकों के साथ एक उड़ान भरती है जिसे कामत उड़ान या वृंदन कहा जाता है। कामत उड़ान के दौरान जो रानी मधुमक्खी है वो 4 से 7 नर मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया करती है। जब 4 से 7 नर मधुमक्खी से रानी मैथुन की क्रिया करती है तो इसकी शुक्र ग्राहिका शुक्राणुओं से भर जाती है। उसी समय जो श्रमिक हैं वो पूर्व में चिन्हित स्थान होते हैं वहां पर छत्ते का निर्माण करते हैं और इन छत्तों के अंदर जो रानी मधुमक्खी है इसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। इन अंडों से जब छत्ते को छोड़ती है रानी, जब छत्ते को छोड़ती है उस समय तक नई रानी का विकास हो चुका होता है। इस जब सबसे पहले नई रानी बनती है, जो सबसे पहले नई रानी बनती है वो अन्य जो रानी है उनको मार देती है, अपने डंक की सहायता से नष्ट कर देती है या उन्हें छत्ते से बाहर कर देती है। नई जो रानी है इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के पदार्थ फिरोमोन्स का स्राव किया जाता है और इस फिरोमोन्स की सहायता से वह संपूर्ण छत्ते पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नए छत्ते हैं उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है छत्ते का ताप नियंत्रण। देखिए छत्ते के अंदर जो ताप नियंत्रण की क्रिया कैसे होती है। तो देखना, जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों के समय छत्तों का जो तापमान है वो कम हो जाता है। उस समय जो श्रमिक मधुमक्खी है ये छत्ते के चारों ओर, श्रमिक मधुमक्खी छत्ते के चारों ओर चक्कर लगाती हैं जिससे इनके अंदर उपापचय क्रियाएं हैं, इन उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ जाती है और उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ने से इनसे उष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है जिससे छत्ते के तापमान में वृद्धि होती है, छत्ते के ताप को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई सर्दियों की।
जब गर्मी होती है तो गर्मियों के दौरान जब अत्यधिक ताप होता है उस समय श्रमिक मधुमक्खियां वो जल स्रोतों से अपनी पंखों की सहायता से उस जल लेकर के आते हैं और उस जल को छत्ते के ऊपर आकर के छिड़क देते हैं। गर्मियों के समय जो श्रमिक मधुमक्खी है ये जल स्रोतों से जो जल स्रोत है उन जल स्रोतों से जल की कुछ मात्रा लेकर के आकर के इस जो छत्ता होता है उस छत्ते के ऊपर छिड़क देते हैं। इस प्रकार गर्मियों में ताप नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, सर्दियों के अंदर जो श्रमिक है ये श्रमिक छत्ते के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिससे इनकी उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती हैं और उपापचय क्रिया बढ़ने के दौरान जो इनसे ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उससे छत्ते का ताप का नियंत्रण किया जाता है। गर्मियों के दौरान है श्रमिक मधुमक्खी है जल स्रोतों से अपने पंखों की सहायता से कुछ मात्रा में जल ला करके उस छत्ते के ऊपर उस जल को छिड़क करके ताप नियंत्रण की क्रिया इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक आता है मधुमक्खियों में भाषा संप्रेषण। मधुमक्खियों में भाषा संप्रेषण। मधुमक्खियों में भाषा व संप्रेषण। मधुमक्खियों में भाषा व संप्रेषण। देखिए मधुमक्खियां हैं ये शहद या मकरंद लाने का कार्य करती हैं और जो मकरंद है उस मकरंद की गुणवत्ता मकरंद की गुणवत्ता मकरंद की स्रोत की दूरी जो मकरंद है उस मकरंद के स्रोत की दूरी व स्रोत की दिशा बताने के लिए मधुमक्खियों के हैं जो मधुमक्खियां हैं ये एक विशेष भाषा का प्रयोग करती हैं। मधुमक्खियां हैं ये मकरंद की गुणवत्ता व मकरंद स्रोत की दूरी व मकरंद स्रोत की दिशा आदि को बताने के लिए मधुमक्खियां हैं ये एक विशेष भाषा का प्रयोग करती हैं। जैसे देखो नंबर 1 सामान्यतः जो श्रमिक मधुमक्खी है उस श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा शहद एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। जब किसी श्रमिक को अच्छी गुणवत्ता वाला या अच्छे स्रोत से या फिर अच्छे अधिक फूलों वाला स्रोत उनको मिलता है तो वह श्रमिक वहां से मकरंद की कुछ मात्रा लेकर के जब कोई श्रमिक है उसे अच्छी गुणवत्ता व अच्छा मकरंद स्रोत उसे मिलता है तो वह श्रमिक मकरंद की कुछ मात्रा वहां से लेकर के छत्ते पर आता है। श्रमिक मकरंद की कुछ मात्रा लेकर के छत्ते पर आता है और छत्ते पर अन्य श्रमिकों को मकरंद की कुछ मात्रा चखने के लिए देता है।
ठीक है। जिस सभी श्रमिक को मकरंद की प्राप्ति होती है उस स्रोत से वह श्रमिक मकरंद की कुछ मात्रा लेकर के आता है और छत्ते पर आकर के अन्य श्रमिकों को मकरंद की कुछ मात्रा चखने के लिए देता है। ठीक है, तो इस आधार पर वो मकरंद की गुणवत्ता का टेस्ट करते हैं। अब यदि मकरंद जो स्रोत है या शहद प्राप्ति का स्रोत, ये यदि अगर 50 से 100 मीटर की दूरी पर है, तो यदि जो मकरंद स्रोत है ये 50 से 100 मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है, तो जो श्रमिक शहद लेकर के आए, मकरंद लेकर के आया है, तो वह अन्य श्रमिकों को उसकी दिशा बताने के लिए, अन्य श्रमिकों को उसकी दिशा को बताने के लिए वर्तुल नृत्य करता है। ठीक है, यदि जो फूलों का स्रोत है या फिर मकरंद स्रोत है वो 50 से 100 मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है, तो उस स्रोत की दिशा को बताने के लिए वह श्रमिक वर्तुल नृत्य करता है। अब देखिए वर्तुल नृत्य क्या होता है। वर्तुल नृत्य के अंदर जो श्रमिक है, वर्तुल जो नृत्य है, इस वर्तुल नृत्य के अंदर जो श्रमिक है, यह जो श्रमिक है यह सूर्य की दिशा को ध्यान में रखते हुए, यह सूर्य की दिशा को ध्यान में रखते हुए यह एक बार क्लॉकवाइज व एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, यदि मकरंद स्रोत 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो श्रमिक है ये उसकी दिशा को बताने के लिए वर्तुल नृत्य करता है। वर्तुल नृत्य के दौरान जो श्रमिक है वो सूर्य की दिशा को इंगित करता हुआ, सूर्य की दिशा को ध्यान में रखता हुआ एक बार क्लॉकवाइज व एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज व एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, अब ये दोनों जो नृत्य हैं इसके जो बीच की रेखा, अब ये जो दोनों नृत्य हैं इस नृत्य की बीच की रेखा व सूर्य की दिशा, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच की रेखा ये है और ये हो गई सूर्य की दिशा। इसके मध्य जो बनने वाला जो कोण है, इनके मध्य जो बनने वाला जो कोण है, ये कोण स्रोत की दिशा को इंगित करता है, स्रोत की दिशा को इंगित करता है या स्रोत की दिशा को बताता है। ठीक है, यदि जो स्रोत 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उस स्रोत की दिशा को बताने के लिए श्रमिक वर्तुल नृत्य करता है। ठीक है, और वर्तुल नृत्य के दौरान जो श्रमिक है वो एक बार तो क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब जो स्रोत की दिशा है, ये स्रोत की दिशा इन दोनों नृत्यों को विभाजित करने वाली रेखा तथा सूर्य की दिशा के बीच बनने वाला जो कोण है, सूर्य की दिशा के बीच जो बनने वाला जो कोण है, ये उस स्रोत की दिशा होती है, ये उस स्रोत की दिशा होती है। तो ये तो बात हो गई जब स्रोत की दूरी कितनी हो, 50 से 100 मीटर हो। ठीक है, नंबर 3 देखो, जब स्रोत की दूरी 100 मीटर से अधिक हो, 100 मीटर से अधिक हो, उस दौरान जो श्रमिक है वो स्रोत की दिशा को बताने के लिए दोलन नृत्य करता है, स्रोत की दिशा को बताने के लिए दोलन नृत्य करता है। दोलन नृत्य के दौरान जो श्रमिक है, ये श्रमिक एक बार अपने बाईं ओर, एक बार अपने दाईं ओर व एक बार अपने बाईं ओर घूमता है। ठीक है,
जब स्रोत की दिशा 100 मीटर से अधिक होती है तो उस दिशा को बताने के लिए जो श्रमिक है वो सूर्य की दिशा को इंगित करते हुए या सूर्य की दिशा को ध्यान में रखते हुए दोलन नृत्य करता है, जिसमें जो श्रमिक है वो एक बार तो अपने बाईं ओर घूमता है और एक बार अपने दाईं ओर घूमता है। ठीक है, अब इन दोनों नृत्य के बीच की दिशाएं, दोनों दोलनों के बीच की जो रेखा तथा सूर्य की जो दिशा होती है उसके बीच का जो कोण होता है वो स्रोत की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रमिक है वो स्रोत की दिशा के बारे में अन्य श्रमिकों को बताते हैं। ठीक है, और अन्य श्रमिक अब वहां पर पहुंच करके मकरंद लाने का कार्य करते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो मधुमक्खियों में भाषा व संप्रेषण है इसकी जो खोज है वो निकोटीन वर्जन व कोल वोन फिश, ये दो वैज्ञानिक थे। मधुमक्खियों में भाषा व संप्रेषण की जो खोज है वो निकोटीन वर्जन व कोल वोन फिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मधुमक्खियों के अंदर सामाजिक संगठन है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दीमक के सामाजिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।